नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आज दिन भर खबरों में क्या रहेगा खास बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग आज जारी करेगा केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे अपना नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत बनकर कोलंबो पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। श्रीलंका के राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली समेत उत्तर भारत में घना कोहरे का अलर्ट। कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के लिए नए बैटलशिप बनाने की योजना का किया ऐलान। कहा, अब तक का होगा सबसे ताकतवर युद्धपोत। और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच विशाखापट्टनम में आज 5 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग आज केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इस प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीईओ और जिला निर्वाचन अधिकारी, डीईओ सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी साझा करेंगे। इसके अलावा ड्राफ्ट मतदाता सूची संबंधित सीईओ और डीईओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की अलग सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची की जांच कर समय रहते आपत्ति या दावा दर्ज कराएं, ताकि अंतिम मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जा सके। और वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के अंतर्गत पहले चरण की सुनवाई में लगभग 32 लाख अचिन्हित मतदाताओं को बुलाया जाएगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों इन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इस गणना चरण के दौरान कुल 31,68,424 अचिन्हित मतदाताओं की पहचान राज्य में की गई। उन्होंने कहा कि 2002 की मतदाता सूची में जो मतदाता अपने नाम का मिलान परिवार के सदस्यों के नाम से नहीं कर पाए थे, इस श्रेणी के ऐसे मतदाताओं की सुनवाई 27 दिसंबर से शुरू होगी। उन्होंने कहा, ये कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों, उप विभागीय कार्यालयों, विभिन्न सरकारी विभागों और विद्यालयों और कॉलेजों में संचालित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक सुनवाई का संचालन एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक के निरीक्षण में होगा। 4000 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 24 दिसंबर से 2 चरणों में होगा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को स्थानीय बांग्ला भाषा की जानकारी नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर हैं। डॉक्टर जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में कोलंबो की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री आज श्रीलंकाई नेतृत्व से मिलेंगे। विदेश मंत्री का ये दौरा, आपको बता दें, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को दिखाता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कल कोलंबो पहुंचने पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था कि श्रीलंका के उप पर्यटन मंत्री रुवान रणसिंघे ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री का यह दौरा कई मायनों में खास है। इसमें श्रीलंका में आए चक्रवात दितवाह से हुई तबाही से निपटने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु का संदर्भ अहम है। इस यात्रा का उद्देश्य चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका को भारत के समर्थन की पुष्टि करना है। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री श्रीलंकाई राष्ट्रपति और सरकार के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी करेंगे। इस सप्ताह ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल दल ने श्रीलंका में अपना मानवीय मिशन पूरा किया और भारत लौट आया। इस दौरान प्रभावित समुदायों को सहायता प्रदान करने में दल की समर्पित एवं पेशेवर सेवा की सराहना की गई। टीम के रवाना होते समय श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा अनुरोध की गई मानवीय सहायता सामग्री देश को भेजी गई। कुल 10 टन दवाइयां और 15 टन सूखा राशन भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान से भेजा गया, जिसमें चिकित्सा दल भी सवार था। इन सामग्रियों को चक्रवात दितवाह के बाद उत्पन्न संकट से प्रभावित समुदायों के राहत कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए भेजा गया।
भारतीय तटरक्षक बल के जहाज शौर्य से श्रीलंका में 50 टन सूखा राशन पहुंचाकर अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई। भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर सत्यंजन पांडे ने बंदरगाह एवं नागरिक उड्डयन उप मंत्री जनीता रुवान कोथिथुआक को औपचारिक रूप से एक खेप सौंपी। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चिकित्सा मिशन की सफलता एवं राहत ऑपरेशन की निरंतर आपूर्ति संकट के समय श्रीलंका एवं भारत के बीच घनिष्ठ सहयोग एवं दीर्घकालिक मित्रता को उजागर करती है। और बात करते हैं अरावली पहाड़ियों की, जो एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई हैं। अरावली पहाड़ियों को बचाने को लेकर जमकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसको लेकर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, तो वहीं दिल्ली में अरावली विवाद के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है और ना ही दी जाएगी। अरावली पर मचा घमासान, सरकार ने साफ की स्थिति, अरावली को लेकर हो रही भ्रम फैलाने की कोशिश, अरावली को हरा भरा रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रही चर्चाओं और उस पर फैले भ्रम के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है और नहीं दी जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में साफ कहा कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं हरी भरी रहें। 100 मीटर का अर्थ कुछ लोगों ने मीडिया में चैनल, रील और यूट्यूब के माध्यम से एक भ्रम फैला दिया कि केवल 100 मीटर ऊंचाई है वो तो पर्वत होगा, बाकी पर्वत नहीं होगा। 100 मीटर का अर्थ है कि पर्वत के शिखर से लेकर न्यूनतम 100 मीटर होना चाहिए, पर्वत के शिखर से लेकर और धरातल तक। तो धरातल कहाँ माना जाएगा? तो उस जिले का जो पूरा धरातल होगा उसकी न्यूनतम हाइट उस धरातल को मानी जाएगी। कुछ लोग झूठ और भ्रम फैलाना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अरावली का इकोलॉजी सिस्टम रहे। हमने ग्रीन अरावली वॉल, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट के विषय को शुरू किया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2 बार दिल्ली के रिज में अरावली में वृक्षारोपण लगातार पिछले 2 एनवायरनमेंट डे में किया है। पिछले दिनों अरावली क्षेत्र की इकोलॉजी रेस्टोरेशन के लिए हमारे द्वारा लगातार वर्कशॉप की गई है। बल्कि इस निर्णय में भी उन्होंने जो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट है, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट में उसी को ग्रीनिंग करने का जोर दिया जाएगा जो अरावली का डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो गया है और अवैध माइनिंग की गतिविधियों के कारण प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 100 मीटर पहाड़ को लेकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं। 100 मीटर पहाड़ का मतलब है पहाड़ की चोटी से लेकर जमीन के स्तर तक और उस बिंदु तक जहां उसका स्थायी आधार जमीन पर स्थित है, जिसमें पूरी संरचना शामिल है। अरावली को लेकर कानूनी प्रक्रिया कोई नई नहीं है, बल्कि 1985 से इस पर याचिकाएं चल रही हैं। इन याचिकाओं का मूल उद्देश्य अरावली क्षेत्र में खनन पर सख्त और स्पष्ट नियम लागू करना रहा है, जिसका सरकार पूरी तरह समर्थन करती है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले को कांग्रेस अलग मोड़ देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को अरावली को लेकर वाकई चिंता है तो ये मामला अदालत में है, कांग्रेस अदालत में जा सकती है। सरकार तो नियम कानून से चलती है। मैं कह रहा हूँ सारे नियम वही हैं, कोई नियम स्थगित नहीं हुआ है, किसी नियम में कोई परिवर्तन और शिथिलता नहीं है। हम प्रोटेक्टेड एरिया को पूरी तरीके से फॉरेस्ट करने के लिए, फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और मैं तो कह रहा हूँ कि विषय अभी भी न्यायालय में ही लंबित है। अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो वहाँ अपना विषय रख दें। भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली में माइनिंग पर सख्ती बरकरार है और नई परिभाषा के लागू होने के बाद अरावली का 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में आ चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से न केवल अवैध खनन पर लगाम लगेगी, बल्कि अरावली को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर भी सख्त रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 2 साल से ग्रीन अरावली पहल चला रही है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको हम बताते हैं कि अरावली का सच आखिर क्या है। जी हाँ, खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि अरावली की अभी तक इसकी परिभाषा नहीं बदली है। राजस्थान में 2006 से लागू परिभाषा अन्य राज्यों में भी समान रूप से लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2024 को अवैध खनन रोकने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई, ना कि खनन को बढ़ावा देने के लिए। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह स्वीकार की।
आपको बता दें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों और उनकी तली में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह का प्रचार हुआ, ये प्रचार गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले सभी क्षेत्रों में खनन की अनुमति दे दी गई है। वहीं 500 मीटर के अंदर स्थित 2 या अधिक पहाड़ियों को एक पर्वतमाला मानकर पूरा क्षेत्र संरक्षित किया गया है। जब तक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान यानी MPSM लागू नहीं हो जाता, नए खनन पट्टे जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और वहीं दिल्ली के अरावली क्षेत्रों की भी अगर बात की जाए तो यहाँ कहीं भी खनन की अनुमति नहीं है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व, वन क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन, वेटलैंड्स और रामसर साइट्स के पास भी खनन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से कम 1 किलोमीटर के दायरे में खनन नहीं होगा। अरावली के 37 जिलों में खनन पट्टों का कुल क्षेत्र सिर्फ 0.19% है, जो कि बेहद नगण्य यानी ना के बराबर है। साथ ही अरावली क्षेत्र का 54.8% हिस्सा कृषि भूमि का है, ना कि खनन क्षेत्र का। और साथ ही अरावली की जैव विविधता और जल संरक्षण को देखते हुए 18 संरक्षित क्षेत्र पहले से ही सुरक्षित हैं। अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन, CCTV, ई चालान और रियल टाइम मॉनिटरिंग की लगातार की जा रही है। वहीं हर जिले में टास्क फोर्स और कंट्रोल रूम भी स्थापित करने की सिफारिश की गई है, जबकि पहले से चल रही खदानों पर भी सख्त पर्यावरणीय शर्तें लागू की गई हैं। और खनन के बाद रेस्टोरेशन, बैकफिलिंग और वृक्षारोपण को अनिवार्य बनाया गया है। साथ ही भूजल स्तर की भी अगर बात की जाए तो उसको बचाने के लिए केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण यानी CGWA की अनुमति के बिना ये बात तय है कि खनन नहीं होगा। अवैध खनन पाए जाने पर तत्काल बंदी, जुर्माना और पट्टा रद्द करने का भी प्रावधान रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों की सर्वोच्च प्राथमिकता में अरावली का संरक्षण है और उसी के तहत लगातार हम देखते हैं किस तरीके से जो कवायद है वो लगातार चल रही है। तो जाना आपने यहाँ अरावली का आखिर सच क्या है। फिलहाल बुलेटिन में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं NDD न्यूज़। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की। जी हाँ, उत्तर और मध्य भारत में इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में आज शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात अगर की जाए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है। उसी वजह से जो विजिबिलिटी है कम नज़र आ रही है। पंजाब की भी अगर बात करें तो 27 दिसंबर तक घने कोहरे की चेतावनी यहाँ दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और कोहरे को देखते हुए सावधानी बरतने, विशेषकर सुबह और रात के समय यात्रा में सतर्क रहने की सलाह दी है। और बात जम्मू कश्मीर की करें तो यहाँ चिल्लाई कलां जारी है। हाड़ कपाने वाली ठंड के 40 दिन में कई जगह जो तापमान है वो -5 डिग्री तक गिर गया है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है।
लद्दाख के करगिल में भारी बर्फबारी से तापमान -9 डिग्री तक गिर गया। पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच मुगल रोड पर कुछ लोग फंस गए। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। वहीं गांदरबल में भी भारी बर्फबारी के बीच कई वाहन फंस गए, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षित रवाना कराया। वहीं दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। पिछले 4 दिन से लागू ग्रेड 4 के नियमों का असर दिखाई दे रहा है और हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि नो पीयूसी नो फ्यूल नियम के बाद अब तक 2 लाख से ज़्यादा वाहनों की पीयूसी यानी जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल की अगर बात की जाए उनकी जांच की गई है, जिनमें करीब 10,000 वाहन मानकों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि सभी पीयूसी केंद्रों को नई और आधुनिक मशीनों से अपग्रेड किया जा रहा है ताकि जांच जल्दी हो सके। नियम तोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों को तुरंत सील किया जाएगा और जो उद्योग 31 दिसंबर तक OECM यानी अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। MCD और DPCC मिलकर अवैध फैक्ट्रियों की पहचान कर उन्हें बंद करेंगे। मंत्री ने यह भी बताया कि धूल कम करने के लिए सड़कों की दिन रात सफाई और पानी का छिड़काव किया जा रहा है तथा लैंडफिल साइट्स पर रोजाना बड़ी मात्रा में कचरे की बायो माइनिंग की जा रही है, जिससे प्रदूषण कम हो सके। दिल्ली के अंदर पिछले 4 दिन से जब से हमने ग्रेड 4 के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उसका एक अच्छा रिजल्ट मिला है। दिल्ली में PUCC में अब तक 2,12,332 इस दौरान कल रात तक PUCC हुए हैं। 2,12,332 ये पिछले जब से हमने ग्रेड 4 के साथ साथ नो PUCC नो फ्यूल लगाया है तब से टोटल नंबर है ये। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। नितिन नवीन आज शाम को प्रदेश कार्यालय स्थित अटल सभागार में भाजपा सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों एवं प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस दौरान वे पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे। नितिन नवीन इससे पहले आज दोपहर पटना के राजवंशी नगर स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन एवं पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके बाद बेली रोड स्थित भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही इसके बाद वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। नितिन नवीन आज शाम बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से भी शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। और फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अब आइए रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के लिए एक नए और बड़े युद्धपोत के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना बैटलशिप का ऐलान किया। यह योजना उनके उस विचार का हिस्सा है जिसके तहत वे गोल्डन फ्लीट बनाना चाहते हैं। फ्लोरिडा के मारे लागो रिसॉर्ट में घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये सबसे तेज, सबसे बड़े और अब तक के बने किसी भी युद्धपोत से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे। ट्रंप के अनुसार ये जहाज़ द्वितीय विश्व युद्ध के दौर के आयोवा श्रेणी के युद्धपोत से ज़्यादा लंबा और बड़ा होगा।
इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, रेल गन और हाई पावर लेज़र लगाए जाएंगे, जो सभी ऐसी तकनीकें जिन पर नौसेना अभी काम कर रही है। और वहीं आपको बता दें, भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच आज सीरीज का दूसरा T20 मैच विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहला मैच 8 विकेट से जीता था और वो 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है। ये श्रीलंका के खिलाफ भारत की पिछले 10 T20 मैच में 8वीं जीत रही। भारतीय टीम ने पहले मैच में 5 कैच ड्रॉप किए थे। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि आज वे फील्डिंग में सुधार करें। और बात वंदे मातरम की। जी हाँ, वंदे मातरम गीत ने पराधीन भारत में आशा का एक ऐसा दीप प्रज्वलित किया जो देखते ही देखते केवल एक गीत ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की आवाज़ बन गया। ये गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक था। आइए देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत की लाख कोशिशों के बाद भी ये गीत दब नहीं पाया बल्कि राष्ट्रीय चेतना के रूप में उभर कर सामने आया। आप देखिए खास रिपोर्ट, लेकिन फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का वो ओजस्वी स्वर है जिसने सोए हुए भारत को जगाया और भारतीयों की यही चेतना और आत्मविश्वास ब्रिटिश सरकार के लिए नासुर बन गया। जिससे डरकर अंग्रेजों ने इस गीत के प्रचार प्रसार को रोकने की हर संभव कोशिश की। इसे गाने या सुनने पर प्रतिबंध लगा दिया, यहाँ तक कि इसके लिए राष्ट्रद्रोह के मुकदमे तक चलाए, लेकिन अंग्रेजों का हर प्रयास असफल रहा और वंदे मातरम भारतीय चेतना के रूप में इस प्रकार रचा बसा कि इसके स्वर हर आंदोलन और हर संघर्ष में गूंज उठे। स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम गीत सड़कों, सभाओं और जेलों में प्रतिरोध का स्वर बन गया था। जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि ये गीत लोगों को एकजुट कर रहा है तो उसने इस गीत को राजद्रोह भड़काने वाला कहा और इसकी सार्वजनिक सभाओं में गाने पर चेतावनी जारी की। 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के विरोध में वंदे मातरम एक बेहद महत्वपूर्ण और सशक्त राजनीतिक नारे के रूप में उभरा। 1906 तक ये नारा पूरे देश में आग की तरह फैल गया। इस नारे के प्रभाव से घबराकर ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम के उद्घोषण पर प्रतिबंध लगा दिया और बाद में इसे सार्वजनिक सभाओं में गाने से भी मना कर दिया। लेकिन जनता ने इस प्रतिबंध का विरोध किया और ये नारा और वंदे मातरम गीत स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रवादियों के लिए शक्ति के प्रतीक बन गए। अंग्रेजों ने नवंबर 1905 में बंगाल के रंगपुर के एक स्कूल के 200 छात्रों पर 5-5 रुपए का जुर्माना सिर्फ इसलिए लगा दिया कि उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता रद्द करने तक की धमकी दे दी थी। ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम के प्रभाव को रोकने के लिए बिपिन चंद्र पाल और श्री अरविंदो द्वारा शुरू किए गए अखबार वंदे मातरम पर 1907 में सेंसरशिप लगाई और बाद में इसे प्रतिबंधित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने श्री अरविंदो पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने वंदे मातरम के माध्यम से लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उकसाने का काम किया है। 1908 में जब लोकमान्य तिलक को बर्मा के मांडले जेल भेजा जा रहा था, तब वंदे मातरम नहीं गाने के अंग्रेजों के मौखिक आदेश के बावजूद बड़ी संख्या में युवाओं ने वंदे मातरम गीत गाया। ऐसा करने पर ब्रिटिश पुलिस ने कई युवाओं को पीटा
और कई लोगों को गिरफ्तार किया। आजादी के आंदोलन के दौरान वंदे मातरम की लोकप्रियता से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए बेहद निर्मम और कड़े कदम उठाए। ब्रिटिश सरकार ने इसे राजनीतिक नारा घोषित किया और जुलूसों में गाने या पोस्टर पर लिखने पर भी रोक लगा दिया था। वंदे मातरम कहने पर अंग्रेजों द्वारा लोगों को गिरफ्तार करना और मारा पीटा जाना आम बात थी। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियों से भी लोगों को निकाल दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार के तमाम ज्यादतियों और प्रतिबंधों के बावजूद बंग भंग आंदोलन के समय बंगाल की धरती से उठे वंदे मातरम की गूंज ने न सिर्फ बंगाल के बंटवारे को खत्म करा दिया, बल्कि भारत को स्वाधीन कराने में और राष्ट्र की एकता को एक मजबूत आधार देने में सबसे महत्वपूर्ण काम किया।